नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ हैं सर एक जो अभी यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। सर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सर का नाम जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए। मेरा नाम विक्रांत चौधरी है जी। मैं जिला बिजनौर से बिलोंग करता हूँ जी। मैंने स्कूलिंग मेरी 10th और 12th जो है गाजियाबाद से हुई है, केंद्रीय विद्यालय से। जी। उसका मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, जबलपुर IIIT से। उसका मैंने 2 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया IBM में, पूना और बेंगलोर में। फिर मैंने जॉब छोड़ के सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करी। कुछ अटैम्प्ट यूपीएससी के दिए, लेकिन वहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं मिली। फिर मैंने पीसीएस पे फोकस करना स्टार्ट किया। 22 में मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनल उसमें नाम नहीं आया। 23 में मेरा चयन डेप्यूटी जेलर के रैंक पे हुआ और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट जेल बुलंदशहर में पोस्टेड हूँ। अभी सर आप कितने कितने साल के हैं? मेरी उम्र 32 साल हो गई है। 32 साल हो गए। सर अभी आप डिप्टी जेलर हैं। डिप्टी जेलर का चयन कैसे होता है सर? यूपीपीएससी के थ्रू ही होता है। तो ही होता है जी सर। अभी आपका डिजिग्नेशन क्या है सर और कहाँ कार्य कर रहे हैं सर और ग्रेड पे क्या है? डेप्यूटी जेलर जिला कारागार बुलंदशहर में पोस्टेड हूँ। ग्रेड पे 4600 है हमारी। 4600 ग्रेड पे है। और अभी अभी आपने इसमें किन किन सर्विसेज के लिए आपने किया है सर? प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस मेरी SDM है, डिप्टी कलेक्टर से बोलते हैं। उसके बाद ARTO है, DYSP है, ट्रेजरी ऑफिसर हो गया, जेल सुपरिटेंडेंट है और BDO की है। प्रेफरेंस में ज़्यादा जितनी 5400 की है वो सब ऊपर रखी है। और डीएसपी नीचे रखी है सर? DSP मैंने थोड़ा नीचे रखा है क्योंकि डीएसपी से इतना लाभ क्यों नहीं है सर? एक तरफ आप डिप्टी जेलर हैं, हाँ। उसके बाद एक तरफ आप डीएसपी चूज नहीं करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड किया। ये तो क्वेश्चन हो सके तो किया गया होगा कि आप अच्छा सर्विस प्रेफरेंस वहाँ नहीं रहता है। वहाँ पे नहीं पूछा गया। सर ये बताइए आप जी पूछ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मुझसे नहीं पूछा गया। जी सर, डिप्टी जेलर के रूप में आप क्या कार्य कर रहे हैं और कब से पोस्टेड हैं और कहाँ पोस्टेड हैं? तो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी लखनऊ में। वहाँ पे हमारा जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ज्वाइनिंग थी 18 जून 2024 को मेरी ज्वाइनिंग ली थी। लगभग 9 महीने की वहाँ पे ट्रेनिंग चली हमारी। उसके बाद 2.5 महीने हमारे जेल पे ट्रेनिंग चली। सेंट्रल जेल आगरा में पहले 1.5 महीना, 1 महीना बुलंदशहर जेल में। उसके बाद वहीं पे मेरी पोस्टिंग भी हो गई फाइनल ट्रेनिंग के बाद। 5 जुलाई 2025 को मैंने ज्वाइन किया डेप्टी जेलर, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बुलंदशहर। अभी आप डिप्टी जेलर के रूप में वहाँ पर कार्य कर रहे हैं सर। सर डिप्टी जेलर का एक जेल में क्या कार्य होता है और वह कैसे कार्य करता है और कैदियों के बीच में आप हार्मोनियस रिलेशन बनाने में आपका क्या रोल रहता है? तो दिन की शुरुआत हमारी होती है 50 से। ये लगभग गर्मियों के मौसम में 5:45 के आसपास रखता है, 5:30 से 5:45 के आसपास। और सर्दियों में अभी 6:30 के आसपास। तो इस समय आपको जेल में पहुंचना होता है। फिर आपको जेल को अनलॉकिंग करानी पड़ती है। तो सब जेल अनलॉकिंग होती है, गिनती होती है, पूरा प्रोसेस चलता है। फिर 8 बजे के आसपास फिर आप वापस घर लौट पाते हैं। फिर 11 बजे आपको ऑफिस जाना है। फिर आपको ऑफिस से काम संभालने होते हैं अपने। अलग अलग विभाग है हमारे, जैसे मैं मॉडर्नाइजेशन देखता हूँ, है ना, और PCO का प्रभार है, मुलाकात के प्रभार होते हैं। उसके बाद अंडर ट्रायल ऑफिस होता है, कन्विक्ट का ऑफिस अलग होता है। तो उसके बाद एक सर्कल इंचार्ज होता है जो अंदर बंदियों से डील करने का काम होता है। इस तरह के मल्टीपल चार्ज होते हैं, अलग अलग डिप्टी जेलर को चार्ज दिए जाते हैं। लगभग 3 बजे के आसपास वापस लौटता हूँ। फिर 5:30 बजे वापस जेल पे, वहाँ से फिर अपना काम करते हैं, ऑफिस का काम या जेल बंद करानी होती है। उसके बाद फिर लगभग 8 साढ़े 8 तक वापस घर पे आता है। सर अमूमन देखा जाता है कि जेल में जेलर डिप्टी जेलर सर का वर्कलोड काफी होता है। उसके बाद फिर कैदियों के साथ कैसा बिहेवियर होता है और कौन सा कारागार है, सेंट्रल कारागार है या स्टेट कारागार है, क्या है सर आपका? बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट जेल है और इसमें सबसे ऊपर जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं जो भी PCS से ही होते हैं। उसके बाद जेलर होते हैं, ये प्रमोशन का पद है। और फिर डिप्टी जेलर हम लोग होते हैं। ये 3 अधिकारी वर्ग हैं जेल के में। और व्यवहार बंदियों से अच्छा ही रहता है, उन्हें कोई परेशान नहीं करता। अननेसेसरी बंदी अगर परेशान करेंगे तो उन्हें सजा भी देनी पड़ती है। लेकिन जेल पे मान लीजिए 90% बंदी जो है वो शांति से अपना जीवन जी रहा है, जेल अपनी काट रहा है। हमें पता भी नहीं होता वो एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ हैं, क्या है। वो आराम से अपना नियमों के अनुसार अपना जेल काट रहे हैं। कुछ बंदी होते हैं जो अराजक तत्व हैं, परेशानी किस करते हैं, उन्हें जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग जो सजा हमें दी हुई है उन्हें सजा दी है। तो सर जैसे आप लोग, कोई कैदी है मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली वो जेल में चला गया या किसी केसेस के कारण जेल में चला गया, तो एक कैदी कल्पित सुधार नामक एक चीज होती है सर, आप लोग उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं और आपका क्या प्रोसेस रहता है सर ताकि वो सामान्य लाइफ में आ सके? कोई इंसान मान लीजिए कोई अपराध कर दिया, तो इतना बड़ा भी अपराधी नहीं है कि वो बहुत बड़ा अपराध नहीं किया सर, तो उसको जनरल लाइफ में आप लाने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं सर? तो जेल में काफी सारे काम रहते हैं।
खेती से लेके साफ सफाई तक का काम रहता है। जी। हमारी जेल पे मल्टीपल चीजें और होती जी। हैं, जैसे नाई का काम है, उन्हें नाई का काम सिखाया जाता है। जी। उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिकल का काम सिखाया जाता है ताकि बाहर जाके वो ये काम कर सकें। जी। सिलाई का काम बहुत बड़े स्तर पर हमारे जेल में इस समय चल रहा है। कुछ कैदी ऐसे हैं जो डेली के 250-300 रुपए तक कमा लेते हैं। जी डेली जेल में अर्निंग भी होती है सर। अर्निंग होती है उनकी जेल में। वो जितने सामान सिलते हैं जी। वो बाहर जो कंपनी फर्ने से कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, जी वहाँ सिलाई के हिसाब से उन्हें पैसा मिलता है इस चीज़ का। सर, उनको खाना पीना या फिर उनके रहने या अन्य सभी व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं, आप कैसा रहते हैं? आप सर बताएंगे, आप डिप्टी जेलर हैं तो ज्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और जेल की लाइफ को लेकर के लोगों में खौफ रहता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको खाना ठीक से नहीं मिलता है, या फिर सभी जेलर लोग परेशान करते हैं, या फिर अपने इंडियन जेल को लेकर सर करप्शन को लेकर भी सवाल रहता है कि जैसे बड़े इंसान गए तो उनके साथ अलग व्यवहार होता है, छोटे इंसान गए तो अलग व्यवहार होता है। तो सर आप थोड़ा बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। खाने पीने की बात है तो अभी कुछ महीने पहले ये परेड हुई थी, जी। जो यहाँ पे हम सारे अधिकारियों ने परेड ली थी। बंदी अपनी समस्या लेके आते हैं, वहाँ पे खुद कम से कम 100-150 बंदियों ने रिटर्न में लिख के दिया कि जिला कारागार बुलंदशहर में बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। तो खाने में क्या क्या मिलता है सर? खाने में क्या क्या? खाने में सुबह अलग अलग दिन अलग अलग मिलता है। जैसे सुबह दलिया मिलता है, चाय मिलती है। कुछ दिन जो है उन्हें बेक्ड ब्रेड टाइप होती है, बन, वो बन दिया जाता है। उबले हुए चने दिए जाते हैं। दोपहर के समय उन्हें दाल मिलती है और एक सब्जी मिलती है, जो भी सीजनल सब्जी जेल में उगाई जाती है। रात के समय भी दाल और सब्जी मिलती है और रोटी मिलती है। तो आपके जेल का जी कुछ स्पेशल दिन होते हैं जहाँ पे हम पक्का लॉकअप कहते हैं, वहाँ पे स्पेशल खाना बनता है, पूरी, मिक्स वेज और हलवा या फिर खीर, ये सब भी दिया जाता है। सर, करप्शन बहुत बड़ा इशू रहा है। जैसा कि आप डिप्टी जेलर हैं तो हमारा ये आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप बताइए जेल में करप्शन कैसे है, लोगों में खौफ इतना क्यों है कि हम अगर मान लीजिए जेल में चले गए तो हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, या फिर एक इंसान को अपने आप को इन सभी चीजों से बचाने के लिए किन किन प्रयासों को करना चाहिए? देखिए, पुराने टाइम के जब हमें बताते हैं लोग बात, तब जेल विभाग में काफी दिक्कतें थी, नो डाउट। डर का माहौल, ये सब चीजें था एक टाइम पे, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं, बहुत ज्यादा रिफॉर्म आ गए हैं। अंग्रेजों के जमाने के जेलर, आप 16 मूवी देखे होंगे सर। हाँ। उसमें कहा गया है कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। तो हमारे साथ एक जेलर साहब इस समय खड़े हैं। तो जेलर साहब किस प्रकार से अपने कैदियों को सुधार करते हैं, आप बताइए सर। तो जेल में बहुत ज्यादा बदलाव आ गए हैं। अब मेन जो जेल का कार्य बताया जा रहा है वो रिफॉर्म का ही है कि कैसे बंदी जब बाहर आए तो वो मुख्य धारा से जुड़ सके। तो उन्हें सिखाए जाने की बहुत सारी चीज सिखाई जाती है। नाई का काम हो गया, बिजली का काम हो गया, मोटर वाइंडिंग का काम सिखाया जाता है, सिलाई का काम उन्हें सिखाया जाता है। प्लस कुछ बंदी जो पढ़े लिखे हैं वो हमारे ऑफिसों में काम करना चाहते हैं, उन्हें बतौर राइटर के रूप में भी हम लोग अपने ऑफिस में रखते हैं, उनसे काम करते हैं। बहुत सारे बंदी, वहाँ पे शिक्षा भी मिलती है। अभी रिसेंटली बंदियों ने 10वीं के एग्जाम दिए थे, एक के तो 75-76 नंबर भी आए, % नंबर भी आए हैं। बहुत सर वहाँ से हाई स्कूल इंटर किया जा सकता है। हाँ, उसके बाद जैसे हम आकर जेल से आकर के उसके बाद हम डिप्टी जेलर बनना चाहते हैं या फिर हम यूपीपीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं सर? अगर सजा पड़ जाती तो मुश्किल होता है। सजा पड़ जाती तो अंडर मुश्किल। ट्रायल दे सकता है। जी जी। अंडर ट्रायल जैसे हमारे ऊपर सर कोई FIR हो जाता है, अभी हम प्रूव नहीं हुआ है, तो हम क्या कहते हैं कि क्या हम अपना एग्जाम दे सकते हैं, यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्या है प्रोसेस, क्या है सर? ट्रायल तो दे सकते हैं एग्जाम, अगर अलाउ किया जाए तो। अगर मान लीजिए सर अंडर ट्रायल है, बाद में फंस जाते हैं, उसके बाद सर्विस आपको मिल जाता है, आपकी सर्विस चली जाएगी? चले जाए जी, सबमिट होते चले जाए। जी सर। तो सर आप डिप्टी जेलर हैं, SDM बनना चाहते हैं या फिर ARTO या फिर अन्य पोस्ट पे जाना चाहते हैं, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि तहसील लेवल पे इस समय जानते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, आपने सुना भी होगा। तो सर तहसील लेवल पे करप्शन को कैसे कम किया जा सकता है सर? सबसे जरूरी है मॉनिटरिंग करना जी, रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए जी। उसके बाद जन सुनवाई करना बहुत आवश्यक है जी। यहाँ पे आप लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुने और उसके बाद जिस विभाग की समस्या है उन विभाग से जवाब तलब करें, उनसे पूछे कि ये काम क्यों नहीं हो पाया। लगातार प्रोग्रेस रिपोर्ट लें और अगर आपको लग रहा है कि काम अच्छे से नहीं हो रहा है, अगर आपके कार्य क्षेत्र में है तो फिर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे सर जैसे कोई SDM है, उनके अंदर तहसीलदार रहते हैं, नायब तहसीलदार रहते हैं, उसके बाद रेवेन्यू के इंस्पेक्टर रहते हैं या फिर लेखपाल रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लेखपाल लोग बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे करप्शन करते हैं। अभी आप सुने होंगे कि एक ऐसे लेखपाल भी रहे हैं जो 5-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ऊपरी कमाई के रूप में। तो सर आप ये बताइए कि ऐसा कौन कौन से वैल्यूज हैं जो कम होती हैं या जो लोग इन सभी
टेंडेंसी में आगे चले जाते हैं, या फिर जैसे हमको आय बनवाना हुआ, निवास बनवाना हुआ, जाति बनवाना हुआ, अगर हमने पैसा दे दिया, कुछ ऊपर कमाई के नहीं, लेखपाल साहब को कुछ लगेगा, जमीन है या फिर कुछ भी है सर, अगर हमने दे दिया तो फिर हमारा काम तेज हो जाता है। तो सर ये कौन सी वैल्यूज हैं जो नीचे के रैंक के अधिकारियों में कम होती हैं, या फिर अपने एसडीएम को अपहोल्ड करना चाहिए ताकि उनके अधिकारी भी इंटीग्रिटी वाले हों और करप्शन भी ना हो सर, और जनता का फेथ भी बना रहे एसडीएम साहब के ऊपर? इसके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि आप जब जो जन सुनवाई होती है हमारी, उसमें जो आम पब्लिक है उसकी जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें अच्छे से सुने और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करें, उन्हें सुधार करने की कोशिश करें। बाकी जो भी आपके कार्य क्षेत्र में अगर है, अगर दंडात्मक कार्रवाई उन पर कर सकते हैं तो वो भी की जानी चाहिए। सर यूपी की तहसीलों में इन समय करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है सर। आप विधानसभा में सुने होंगे कि उसके लिए आवाज उठाई गई। तो उन करप्शन को कम करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, एक प्रशासनिक अधिकारी को क्या कदम उठाने चाहिए? ई गवर्नेंस के आने के बाद बहुत सारे सुधार हुए हैं, क्योंकि मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड कर रहा हूँ। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो डेफिनेटली करप्शन में कमी आएगी। अभी अगर आप देखें, मैंने खुद अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, कोई पैसा देना नहीं पड़ा, जाके अप्लाई किया और अपना जाति प्रमाण पत्र लिया। आप सर डिप्टी जेलर हैं तो आपको कहाँ देना पड़ेगा? नहीं, मैं तो गया भी नहीं था, ऑनलाइन। जैसे मान लीजिए सर, हमने क्या किया कि कहते हैं अपने सिस्टर का, अगर मान लीजिए कहते हैं कि आय प्रमाण पत्र के लिए वो बनवाया, हमारा सर 4200 बनता है, 4600 बनता है, पिताजी नॉन वर्किंग है, एग्रीकल्चर में है, और सिस्टर का 60,000 का बन जाता है। तो उसमें ये कहा गया कि अगर लेखपाल साहब को अगर आप कुछ ब्राइब दे देते हैं, रिश्वत दे देते हैं, तो आपका कम में बन जाएगा। सर हमने नहीं दिया तो हमारा ऊपर बन गया। तो सर इस लेवल की करप्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं? जो जनता जो फेस कर रही है करप्शन को सर, उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो जनता जो है अपने ऊपर के अधिकारी को बताए और फिर ऊपर के अधिकारी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो क्या इसे कम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जनता तो एसडीएम साहब तक तो पहुंच नहीं सकती सर, जनता इलिटरेट है। ऐसी बात नहीं है, लगातार ऑफिस होते हैं, उसके बाहर जनता का दरबार भी लगाया जाता है, तो वहाँ पे अगर अपनी समस्या बताई जाएंगी तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई की जाएगी। काफी तीखे सवाल हो गए सर आपसे, लेकिन अब आपसे आपका प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू का स्ट्रेटेजी जानना चाहेंगे सर। सर आपका मीडियम क्या रहा है और प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी क्या रही है? मीडियम मेरा इंग्लिश ही रहा है, और स्ट्रेटेजी तो अब जॉब में आने के बाद कुछ ऐसे बची नहीं है, जो भी समय मिलता है उसमें हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मेन तो यही है कि आप अपने सारे के सारे जो बेसिक किताबें हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, जिस इम्पोर्टेंट जो NCERTs हैं वो आप बहुत अच्छे से करें तैयार, इसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, बेस आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स देख लिया और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले गए, इससे अब सिलेक्शन होना मुश्किल है। ये सारी बेसिक बुक पढ़ के उसके अच्छे से नोट्स तैयार करके उसके बाद आप घटना चक्र पूर्वावलोकन पे फोकस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। ये दो चीजें करने पे डेफिनेटली आपका प्री जो है नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरा 22 में भी हुआ, 23 में भी हुआ, 24 का भी हुआ, 25 का प्री मैंने निकाल लिया है। तो यही मेन चीज रही है मेरी, ये दो चीजें आप अच्छे से करिए। जीएस पेपर 1st से 4th तक सर आपकी क्या रणनीति रही है और मीडियम क्या था सर? मेरा इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि मैंने पहले यूपीएससी की लेवल की तैयारी करी है, तो मुझे पीसीएस कंपैरेटिवली थोड़ा हल्का लगता है। उस टाइम पे मुझे अच्छी गाइडेंस मिली, मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी @सारथी करके, तो उन्होंने अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई थी हमें काफ़ी। तो वहाँ से मुझे काफ़ी समझ में आया कि आंसर एक्चुअली लिखना कैसे है, और इसलिए मैंने हर बार जितनी बार मैंने मेंस दिया मेरा हर बार क्लियर हुआ है। बिल्कुल, तो आंसर राइटिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में डर लगेगा, ऐसा लगेगा यार मैं क्या लिख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप करेंगे तो जरूर मिलेगा। सर अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो इंटरव्यू में किनका बोर्ड था और कैसे क्वेश्चन थे सर, थोड़ा बताइए। डॉक्टर AK वर्मा जी का बोर्ड था। जब मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या होता है, इसके ऊपर सवाल पूछे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मान लो तुम जेल जा रहे हो, 11 बजे का टाइम है जेल पहुंचने का, तुम टाइम पे पहुंच गए, तो ईमानदारी हुई? मैं कहा बिल्कुल सर। उसके बाद तुम जेल जा रहे हो, सामने से एक परेशान आदमी मिलता है, आपने उसकी मदद कर दी, आप आधा घंटा लेट हो गए और आप जेल आए, क्या वो भी ईमानदारी है? मैं कहा हाँ सर वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप मुलाकात आती है बंदियों से मिलने के लिए, आप उनसे पैसा लेके गरीबों में बांट देते हो, क्या ये भी ईमानदारी होगी? मैं कहा नहीं सर ये ईमानदारी नहीं होगी। बोला दोनों चीज़ों में अंतर क्या है? मैंने कहा सर मीन्स और एंड्स का अंतर है, जो महात्मा गांधी भी बताते थे कि अगर आपके मीन्स सही हैं तभी आप एंड को जस्टिफाई कर सकते हो। अमीरों से चोरी करके गरीबों में बांटना ये सही चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो अल्टीमेटली सर मीन्स हमारा भी अच्छा होना चाहिए और एंड्स भी अच्छा होना चाहिए,
तभी हमारा रिजल्ट भी अच्छा हो। सही रहेगा। हाँ सर, तो सर ये बताइए, जैसे कोई बच्चा स्क्रैच से तैयारी शुरू कर रहा है, तो उसको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए? स्टार्टिंग से स्टार्ट, अगर आप शुरुआत में हैं अभी, तो मेन तो फोकस आपका बेसिक किताबों के ऊपर ही होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, पहले उन्हें पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसमें देखिए कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। जो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है मान लीजिए, तो लक्ष्मीकांत के किस हिस्सों से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। जब आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तब आप दोबारा उस किताब को उठाइए, इस बार उसमें मार्क कीजिए। अब आपको पता चल गया है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कीजिए और फिर उसके नोट्स बनाइए, और फिर मॉक दे सकते हैं आप। मॉक में जब आपको लगता है मुझे क्वेश्चन नया देखने को मिला है, तो उसको अपने नोट्स में ऐड करते जाइए धीरे धीरे, तो इस टाइप से तैयारी हो जाएगी। तो सर आप क्या कहलाना चाहेंगे अपने आपको, अंग्रेजों के जमाने के डिप्टी जेलर या मॉडर्न जमाने के डिप्टी जेलर? मॉडर्न जमाने के डिप्टी जेलर। तो मॉडर्न जमाने के डिप्टी जेलर क्या सोचते हैं अपने कैदियों को लेकर? कैदियों के लेके मेरा कोई ऐसा नेगेटिव ओपिनियन नहीं रहता है। वो मुझसे आते हैं, अपनी बात रखते हैं, मैं पूरी बात अच्छे से सुनता हूँ उनके साथ, मेरा व्यवहार उनके साथ अच्छा रहता है, और जो भी कानूनी मदद जो मैं उनकी कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ वो चाहिए। अगर सर आप एसडीएम बनते हैं तो आप किन किन कार्यों को करना चाहेंगे? अगर उत्तर प्रदेश सरकार में आप एक एसडीएम के रूप में सेलेक्ट होते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे और लोगों से कैसे कनेक्ट करना चाहेंगे, और किन किन प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस करेंगे सर? मेन फोकस रहेगा कि एजुकेशन के ऊपर, जो हमारे स्कूल हैं, उनकी जो स्कीम चलाई जा रही है सरकार द्वारा, वहाँ तक वो पैसा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। जैसे स्मार्ट क्लासेस की बात हो रही है, लेकिन आज भी हम स्कूल्स में जाते हैं तो हमें देखने को नहीं मिलती है स्मार्ट क्लासेस। आज भी पुराना फर्नीचर लगा हुआ है, पुराने ब्लैक बोर्ड हैं, तो ये जो पैसा बीच में जो रुक जा रहा है, ये स्कूल तक पहुँचे और जो स्कीम सरकार की वो इम्प्लीमेंट हो पाए हेल्थ को लेके, है ना। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, उनमें क्या सुविधा पूरी अच्छे से दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, वो देखना। प्लस लोकल लेवल पे एमएसएमईज का बढ़ावा करना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगवाना, ताकि रोजगार जनरेट हो सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा की स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जगह जगह सरकार की स्कीम्स चल रही है, ITIs खुले हुए हैं, वहाँ पे अच्छे से काम हो रहा हो। ये कुछ क्षेत्र यहाँ पे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। शादी हुई अभी सर या नहीं? अभी नहीं। क्या विचार है सर? अब देखेंगे, करेंगे। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर। और हम यही चाहेंगे कि आप एसडीएम के रूप में, हम सबके एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेलेक्ट हों सर, और जल्द ही हम लोगों के एक प्रशासक के रूप में आप सामने आएँ। और डिप्टी जेलर साहब को हमारा सलाम सर। और हम ये चाहेंगे कि आप अपने कैदियों के प्रति ऑनेस्ट रहें, अपने ड्यूटी के प्रति ऑनेस्ट रहें सर, और करप्शन को न सहें नहीं दें सर, ताकि एक अच्छे ऑनेस्ट इंटीग्रिटी वाले एक ऑफिसर के रूप में आप सामने आए सर। जनता का विश्वास ही बहुत बड़ा होता है सर, अगर आपके ऊपर फेथ रहेगा तो बहुत कुछ कर लेंगे सर। तो जनता से विश्वास के लिए आप क्या अपहोल्ड करना चाहेंगे, ताकि जनता आप पर विश्वास कर सके? आप किन किन कार्यों को करेंगे? जो भी जनता के कार्य करने के लिए है, हमारे स्कीम्स है, उन्हें टाइमली इम्प्लीमेंट करवाना, है ना जी। उसके बाद उनकी समस्याएं को सुनना, उनका निवारण करना। सारे जितने विभाग मेरे अंडर में आएंगे, इन समय सामंजस्य बनाना, उनको मैनेज करना और काम को जल्दी पूरा करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप एसडीएम बने, हम लोग यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू अ लॉट सर।